नमस्कार, टीवी 6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑगर मशीन के टूटने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। आखिर कितना समय और लगेगा इन मजदूरों को बचाने के लिए? आज चर्चा इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रेणु सिंह जी जुड़ी हुई है, एडवोकेट है। वीनू जैन जी जुड़ी हुई है, जो कि सीनियर जज जुड़ी हुई है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार 41 मजदूरों की जो जिंदगी है वो दांव पर लगी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं। आखिर कब तक इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा? मेरा सवाल आपसे मीनू जैन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है, सेना की मदद अभी तक नहीं ली गई, लेकिन अब आखिरकार सेना की सहायता ली जा रही है, तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? जीतू जी, देखिए, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसकी कीमत से, जो इसकी लागत है, अनुमानित बजट है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12,000 करोड़ का 12,130 करोड़ का ये बजट है। और उसमें, उस बजट में ये भी प्रावधान नहीं रखा गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है। जो सबसे पहली बात ये आ रही थी, सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि इसमें कोई एस्केप रूट क्यों नहीं बनाया गया? 4.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग है ये, सिलक्यारा से दूसरा जो एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान भूल गई दिमाग से। जी जी। ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और उस सुरंग में कोई एस्केप रूट नहीं है कि इनकेस कोई लैंडस्लाइड हो जाए, धसान हो जाए, तो उस वक्त मजदूर कहाँ, किस जगह से निकल कर भागेंगे? कोई गैस वगैरह भी आ सकती है, उसमें कोई डेंजरस गैस होती है जो जानलेवा, प्राणघातक। लेकिन वो भी वहां पे कहीं सामने नहीं आई चीजें। इससे ये पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो सुरक्षा नियमों की जो है वो अनदेखी की गई है। अब आप ये देखिए कि मजदूरों की संख्या तक नहीं पता थी। शुरू में 38 आया और फिर बाद में वो 41 हो गई। अभी ये भी नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली कितनी संख्या वास्तव में यही है या कुछ और निकल के आएगी। तो इसमें मजदूरों की जिंदगी बड़ी सस्ती होती है। इसकी जगह कोई बड़े कोई वीआईपीज या कोई जो हमारे सैर सपाटा वाले सैलानी अगर होते तो शायद बहुत त्वरित गति से इसका संज्ञान लिया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सरकार के पास और इस देश की रक्षा विभाग के पास कोई, या जो सड़क संगठन विभाग है उनके पास कोई प्लान नहीं है। केवल हिट एंड ट्रायल हो रहा है कि ये नहीं तो ये डाल दो, ऑगर मशीन लगा दो, पाइप डाल दो, ह्यूम पाइप डाल दो, वर्टिकल ड्रिलिंग कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो। इस चक्कर में होगा क्या, जो मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ पहाड़ों के नीडर, कि इस चक्कर में होगा कि ऑलरेडी वो इतना कच्चे पहाड़ हैं कि उनमें पहले तो सुरंग बनाई नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरीके से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, हर तरीके से उसमें ड्रिलिंग करके किसी तरह से मजदूरों के ऊपर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारा ही इलाका कोलैप्स हो जाएगा अल्टीमेटली। उसमें मशीनें भी अंदर दफन हो जाएंगी और ईश्वर ना करे शायद मजदूरों की जाने भी नहीं। मतलब एक डर बना हुआ है कि आपने चारों तरफ से उस पहाड़ को कोलैप्स करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि आपसे ये काम हो नहीं पा रहा है। यानी कि पूरी मॉनिटरिंग नहीं की गई है, पूरी एक जो रिसर्च करनी चाहिए थी आखिर किस तरह से ये ऑपरेशन शुरू किया जाए, आनंद फानंद में ही ऑपरेशन शुरू किया। वरना तो आप जमीनी हकीकत को देखते पहले कि पहाड़ों पर किस तरीके की वहां पर संरचना है और किस तरह से आपको रेस्क्यू शुरू करना है, शायद वहां पर भी अनदेखी की गई है। बिल्कुल। और रेणु जी, आपने तो इसके लिए खुद एक PIL लगाई है, क्योंकि लगातार इतना लंबा वक्त बीत चुका है और ऐसे में किसी तरह की जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ से जानकारी नहीं आ रही है। और अगर वो इतने काम कर भी रहे हैं, तो आखिरकार वो काम सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वो उस जगह को समझ पाने में कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखा जा सकता है कि उनकी अनदेखी हुई है? पहले एक रिसर्च कर लेनी चाहिए थी कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से और किस ढांचे के तहत शुरू किया जाएगा। सबसे पहले धन्यवाद दीपू जी, आपके इस स्क्रीन चैनल के ऊपर मुझे बात करने के लिए आपने इनवाइट किया। बाकी आपके चैनल में फैन हूँ, आपको पता है दीपू जी, और आपकी एंकरिंग की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आप बहुत बेहतरीन एंकरिंग करती है। तो ये मुद्दे की बात करें, आपने जो पूछा मैं उसके बारे में 3 बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगी। वही पहली बात ये है कि जब मैंने 20 तारीख तक इंतजार किया कि ये कुछ इसमें मीनिंगफुल कुछ रेस्क्यू, कोई रिजल्ट्स जो है देंगे। 20 तारीख की सुबह मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई और निकल पड़ी। और मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने कहा कि मैं आपके आगे लगाती हूँ।
क्योंकि जो बातें मेरी बहन अध्यक्ष जी ने प्रदीप बोली, बहुत सही और सही बातें बोली, यही कुछ रीजन हुए। लेकिन इसी में एड दिस, मैंने माननीय हाईकोर्ट से ये बोला कि मैं जो फंस चुके मजबूर, चलिए उसको वैसे का करना शुरू हो गया, प्रयास भी शुरू हो गए, वो भी उस समय कर रहे थे, वो हो चुका। लेकिन मुझे जो मुख्य मेरी चिंता का विषय था वो ये था कि बाकी के 29 टनल्स में भी इसी प्रकार की नॉन कंप्लायंस हो रही है, जहाँ पर DRR फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसे चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का कोई कंटिजेंट इमरजेंसी रेस्क्यू मैकेनिज्म को कुछ वहां पर नहीं ये किया जा रहा है। अगर सिमिलर सिचुएशंस एक के बाद एक, क्योंकि पहले तो हो चुका है ना, उधर तो हुआ नहीं कि इतना कोलैप्स हुआ है, तो इससे अगर ये हुआ तो वो 29 टनल्स को अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे क्षेत्र में, आइलैंड रीजन में। अलावा इसके बात खाली यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात ये भी है कि एंटायर हिमालयन रीजन नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जो ये पूरी बेल्ट है, ये यंग हिमालयन टेरेन है जो कि बहुत एक्टिव है, भी बहुत एक्टिव है, और ये जो जमीन है ये बहुत ही फ्रेजाइल है, ये तो यंग हिमालयन माउंटेन रेंज। वो मुझे इस टेक्नोलॉजी इसी बात पे आज तो करना अच्छी बात है, सड़कें भी बन रही हैं हायर एल्टीट्यूड पर, उनकी भी सिचुएशन यही है, जोग्राफिकली हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं। साथ ही साथ जो डैम के पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें भी है, मेरा मेरा थोड़ा सा जो इसमें व्यू पॉइंट है वो है कि हम विकास तो जरूर करें, कि राष्ट्र का विकास मतलब हमारा विकास, स्टेट का विकास मतलब हम सबका विकास। मैं विकास की बिल्कुल फिगर हूँ, लेकिन किस कीमत पे और कैसे। विकास का मतलब ये नहीं होता कि जो सेफ्टी कोई जो लीडर्स होने चाहिए, फिर वो प्रिकॉशंस इनको SOP they must follow the SOP. Why we have done non-compliance and somewhere I felt that it is worse than gross criminal negligence. हमारे कानून की भाषा में हम लोग ऐसी चीजों को gross criminal negligence बोलते। तो ठीक मैंने जो हवाला दिया था माननीय ये भी कहा था कि स्टेट का जिम्मा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दी गई है कि whatever they do or I don't do, even then they have to think, we have to really care about their people life. यहाँ पर मैं देख रही थी कि इंसान की जिंदगी की कोई कीमत वाकई ऐसा लगता है नहीं है, क्योंकि जो एक छोटा सा उन्हें एक प्रिकॉशन लेना था, जो SOP में भी है, सेफ्टी जो प्रोटोकॉल में भी है, कि जब भी टनल की खुदाई की जाती है तो एक पाइप एक मजबूत अंदर लेके रेस्क्यू को काम आता है, रहने लगता है तो मशीन पे होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आज इतना बड़ा बजट करके काम करा जा रहा है और उसके ऊपर से भी रेस्क्यू का इससे दोगुना का बजट आने वाला है चिंता होती है। तो यहाँ अब हम पैसों की बात नहीं करेंगे, रीजन ये है कि ठीक आज तो स्टेट का बीमा है, तो तहत वैसे भी तीन प्रकार इन मजबूरों के लिए धरती और आसमान एक करना चाहिए, और यही स्टेट की ड्यूटी है, तो इट मस्ट डू इट, इट इज बाउंड टू डू इट कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, एथिकली एंड बाय ऑल मींस राइटली। तो ये हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने उसको बहुत अच्छा संज्ञान दिया, इन्होंने बहुत अच्छा सबसे पहला आदेश तो किया कि स्टेटस का है वो रिपोर्ट मांगी, दूसरा उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो तत्काल दे ही, प्लस उन्होंने जो हमने सवाल उठाए थे इसमें हमने कहा कि हम फ्यूचरिस्टिक एक ऐसा आदेश ऐसा निर्देश चाहते हैं जहाँ फ्यूचर में अब ऐसी चीजें दोबारा ना हो। तो ये था इसमें। अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे लोग जो चैनल्स पे काम कर रहे हैं, लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है दरअसल, क्योंकि मशीनरी भी तो लोगों के द्वारा है, स्वेट मशीनरी की और जिस तरह से चंद्रमा से तो आए नहीं, हमारे आपकी जैसे लोग इसके पहुँचते हैं, कभी बहुत ज्यादा होता है प्रोजेक्ट को शुरू कर देने का, और इससे पहले शुरू करने से पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पे सेफ्टी को रेस्क्यू को लेकर के उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। कि हम हमारा प्रयास ये है कि एक ऐसा मीनिंगफुल इफेक्टिव डेमोक्रेटिकली एक ऐसी चीज लेकर के आई है जिसमें पॉलिटिकल विल भी शामिल हो। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया गया किसी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को, तो देखिए प्रॉफिट देखती है, कंपनी को बात कौन करेगा, कंपनी को कंप्लायंस चाहिए, बात तो सरकार की ही जिम्मा है ना, सरकार का ही जिम्मा है बात करें। आज वो लोग
कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल लगातार वर्क कर रही हूँ, देख रही हूँ, सारे पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, आवश्यकता पड़ी तो ऊपर और ऊपर भी चाहिए। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि सरकार का संरक्षण यहाँ पर मिल रहा है। मीनू जी, नहीं तो इतनी बड़ी हिमाकत कोई कंपनी नहीं करती। आपके पास पूरे पेपर्स होते हैं कि आपने इस इलाके की रिसर्च की है कि नहीं, पहले आपने टनल कैसे यहाँ पर शुरू कर दी है। और ये पूरा, क्योंकि 60 साल पहले ये कहा गया था, जब एक सर्वे किया गया था रेणु जी, कि यहाँ पर किसी तरह की टनल का निर्माण नहीं हो सकता है। सर्वे में साफ तौर पर कह दिया था कुछ जो पानी के स्रोत हैं वो यहाँ पर निकल सकते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर निर्माण संभव है ही नहीं। तो इस तरह के निर्माण को फिर अनुमति कैसे दी गई रेणु जी? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है रेणु जी से, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मीनू जी, क्योंकि हम लगातार यही देख रहे हैं कि 60 साल पहले जो सर्वे कराया गया था और वहां पर यह माना गया था कि ये जमीन उपयुक्त नहीं है, ये पहाड़ इसके लिए सुटेबल नहीं है कि यहाँ पर आप रोड बनाए, टनल बनाए, लेकिन उसके बाद भी निर्माण किया गया। जी हाँ, अब आप देखिए क्या जिद, देखिए क्या है इनकी। ये जो रोड है, पूरी ऑल वेदर रोड है, जो चारों धाम को जोड़ेगी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, उनको आपस में कनेक्ट करेगी, और 12 महीने रोड ये चलती रहेगी, मतलब रुकेगी नहीं, बंद नहीं की जाएगी। यात्री जो है 12 महीने इस इलाके में आ सकते हैं। अब वो 889 किलोमीटर लंबी रोड है। तो देखिए, पहाड़ में यहाँ रोड बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं। अगर रोड जो है 100 किलोमीटर से लंबी है तो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होगा उसका असेसमेंट किया जाएगा। तो वो इम्पैक्ट EIA शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको सुविधा के लिए कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट का असर की, उसको जो असर क्या डालेगा यहाँ के पर्यावरण पे, उसका स्टडी किया जाएगा। लेकिन क्योंकि 889 किलोमीटर लंबी रोड है, तो अगर उसका इकट्ठा असेसमेंट करेंगे तो वो तो डिजास्टर साबित होगा, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या किया गया, उसको 53 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि वो 100 किलोमीटर के अंदर ही आए। मतलब ये चालाकी, आप चालाकी कर रहे हैं विकास में, इतनी बड़ी छेड़छाड़ करने के लिए आप सर्क्यूटियस रास्ते निकाल रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि ये तो होना था, ये तो किसी दिन ये होना था जो आज हुआ है। और इसमें अभी देखिए ये और बड़ा डिजास्टर लेके आएगा। नियमों की अनदेखी शुरू दिन से हुई है, जहाँ 12 मीटर लंबी रोड बना दी गई है, जहाँ की 7 मीटर से ज्यादा लंबी रोड एडवाइजेबल नहीं है, वहां पे आप 12 मीटर लंबी रोड बना रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली में बैठे हुक्मरान पहाड़ की सच्चाइयों को, वहां की वास्तविकताओं को नहीं समझ पा रहे हैं। बेटर है एक्सपर्ट्स की मदद ले, और एक्सपर्ट्स ने सलाह भी दी है। यहाँ के कई भूवैज्ञानिक हैं जो यहाँ की भू संरचना को, यहाँ के पर्यावरण से का बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, उनकी सलाह लें, उनकी सलाह से आगे चलें। लेकिन क्योंकि सरकार जो है अपने एक मदवस हाथी की तरह चलती जा रही है, और उनको लगता है कि ये हमारे इतनी 4 धाम यात्रा की जो ऑल वेदर रोड है, इसको बना के हम पता नहीं कौन सा विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे कायम कर देंगे। तो ये विश्व रिकॉर्ड कायम ये करेंगे कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगी। ये ऑल वेदर रोड जब शुरू हुई थी, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के से पहले शुरू हुई थी, और ये तीसरे कार्यकाल से पहले आप देखिएगा कि क्या आपके सामने रिजल्ट आया है। और यहाँ पर मीनू जी एक बात ये भी सोचने वाली है कि अगर ये टनल बन भी जाती है, लेकिन अगर ये इस तरह की टनल है कि ऊपर जैसे कहा जा रहा था कि मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पर हल्की है, यानी मिट्टी ठोस नहीं है, वो कभी भी गिर सकती है, तो ऐसे में जब यात्री इस टनल से सफर कर रहे होंगे तो उस दौरान भी कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो शुक्र मनाइए कि ये टनल शुरू नहीं हुई थी। अगर इसमें यातायात शुरू हो जाता तो इसमें ये वाली अनहोनी यात्रियों के साथ भी हो सकती थी। और ये क्या गारंटी है, जितना हिस्सा टनल का पूरा हो चुका है उसमें कभी इस तरह के हादसे नहीं होंगे, क्योंकि अभी जैसे बार बार जिक्र आ रहा है कि ये बहुत युवा पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की कच्ची है ये पर्वत श्रृंखला, और इस तरह के बोझ को, खदान को, खुदाई को, इस तरीके के अंधाधुंध जो यहाँ पे ड्रिलिंग चल रही है, इसमें डायनामाइट से उड़ा जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस चीज को हमें समझना होगा, सरकार को समझना होगा, लेकिन सरकार जो है समझने के लिए तैयार नहीं है, और पता नहीं किस बड़े डिजास्टर की इंतजार में है। देखिए, और ये यहाँ पे ये भूकंप के हिसाब से भी बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका है। आपने जो सुरंगें बनाई हैं इस पूरे 89 किलोमीटर्स के जो ऑल वेदर रोड है, इसमें अगर भूकंप आ जाए इस इलाके में, उत्तरकाशी तो सबसे सेंसिटिव इलाका है, वहां पे ड्यू है अभी 8 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल पे, इतनी
इंटेंसिटी का भूकंप आना है, वहां पे प्रिडिक्शन है कि आने वाला है, आ सकता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आज या कल में आ सकता है, बट वहां की जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने बताया है। तो आप अंदाज लगाइए कि कितनी बड़ी विनाशलीला इस इलाके में होगी। आप जो है आप विकास कीजिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर मत कीजिए। यहाँ के जितने भी पर्यावरणविद है वो शुरू दिन से चिंतित है। शुरुआती दौर में लोगों को बस यही कहा गया कि भाई आपका पहाड़ का इलाका है और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। अब रोजगार तो कुछ जनरेट हुआ नहीं है कि बाहर की कंपनी आके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है। कोई क्या रोजगार मिला लोगों को? जिनको रोजगार मिला जो श्रमिक है, उसमें बताया जा रहा है कि 18 साल का बच्चा भी है, एक लड़का। तो आप अंदाजा लगाइए कि अंदर की परिस्थितियां क्या होंगी। अंदाजा करिए आप एक अंधेरी सुरंग के अंदर बिल्कुल कितने भी 16 दिनों से ये लोग कैद हैं अंधेरी सुरंग के अंदर, जहां पर सूरज की एक रोशनी नहीं पहुंच रही है। और ऐसे में सवाल ये है इनके सर्वाइवल का, ये जिंदा कैसे बचेंगे, कैसे वहां रह रहे होंगे, और जो खाना दिया जा रहा है वो भी किस तरह से दिया जा रहा है, क्या वो जीवन के लिए पर्याप्त तो होगा? ये तमाम तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए, इसमें जो न्यूज आ रही है वो तो यही बता रही है कि पाइप के जरिए, एयर प्रेशर के जरिए उनको वहां पहुंचाया जा रहा है और बात भी हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के सचिव आए, उन्होंने भी बात की। उधर से क्या बात जवाब आ रहा है वो पब्लिक को नहीं सुनवाया जा रहा है। उससे पहले मुख्यमंत्री ने भी बात की थी। बस वन वे इधर का तो सुनाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां अंदर से क्या जवाब आ रहा है वो किसी को नहीं मालूम है। तो आप पब्लिक को सुनवाइए ताकि पब्लिक का विश्वास बढ़े कि मजदूर जिंदा है अंदर। बिल्कुल। और लेकिन तस्वीर तो एक मजदूर की दिखी है। हालांकि तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। आप जैसे कह रही है, सही कह रही है कि अभी तक किसी भी मजदूर की तरफ से ये बात नहीं सामने आ रही है, बल्कि हमने कुछ खबरों में ये भी देखा कि जो परिजन है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 दिनों तक अगर किसी को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो उसकी हालत कैसी हो सकती है। ठंडा मौसम है, पहाड़ का इलाका है, किस तरह से वो जी रहे होंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि जो आपने कह रहे हैं कि हमने कैमरा भी भिजवा दिया है अंदर, ठीक है, आपने वॉकी टॉकी भिजवाया है अंदर, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बात हो रही है। लेकिन आपने उसको इतना डिटेल में दिखाइए कि पब्लिक का उसके अंदर विश्वास जमे। लेकिन आप कुछ भी जिसको कहते हैं ना सीक्रेसी का इतना ज्यादा एक पर्दा डाला हुआ है कि उसमें कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता, पत्रकार वहां पहुंच नहीं सकते। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने वहां कैंप कार्यालय स्थापित कर दिया, जैसा कि इनकी इवेंटबाजी रहती है भाजपा की। तो वहां पे उन्होंने कैंप कार्यालय स्थापित कर दिया। मुख्यमंत्री जी 1-1.5 दिन वहां रहे, लेकिन क्योंकि बहुत दूरस्थ इलाका है वो, वहां बैठ के मुख्यमंत्री राज्य की बागडोर नहीं संभाल सकते। लेकिन मुख्यमंत्री भी, उनको मजदूरों से ज्यादा राज्यों के चुनावों की चिंता थी। वो 1-1.5 दिन वहां बैठे, उसके बाद वो चुनाव में चले गए प्रचार करने के लिए। उनको मजदूरों से ज्यादा चुनाव की चिंता थी। तो आप देखिए, अलग अलग सरकार की अलग कंसर्न्स हैं, पब्लिक के अलग कंसर्न्स हैं, मजदूरों की अलग कंसर्न है। पब्लिक जो है वो मजदूरों की वेलफेयर के लिए चिंतित है। और देखिए, हम चंद्रयान पे पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी तेजस हवाई जहाज की उड़ान भर रहे हैं कि भी आत्मनिर्भर भारत हो गया है। लेकिन आपकी ये आत्मनिर्भरता कैसी, जिसमें कि 41 लोग इतने दिनों से एक टनल में फंसे हुए हैं पहाड़ की, और उनके निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। आपने विदेशों से भी विशेषज्ञ बुला लिए हैं। देखिए, विदेश से जो विशेषज्ञ उन्होंने बुलाए, जो इस तरह के टनल कोलैप्स के स्पेशलिस्ट है, आर्नल्ड डिक्स, उन्होंने जिस दिन वो आए उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि आई एम हियर टिल क्रिसमस। उन्होंने बता दिया था कि मैं यहाँ क्रिसमस तक हूँ। इट मीन्स कि क्रिसमस से पहले उनकी कोई उम्मीद नहीं है निकलने की। लेकिन सरकार इस तरीके के हाइप बना के रखती है, आज निकल जाएंगे, 2 घंटे में निकलने वाले हैं, सुबह को। देखो, ये सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि जो टनल एक्सपर्ट है आर्नल्ड डिस्क, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 25 दिसंबर से पहले निकलने वाले नहीं है, यानी ये मानिए 1 महीना 30 दिन और। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वहां सर्वाइवल इतना आसान हो पाएगा? क्या फिर भी बचने की उम्मीद लग रही है? देखिए, सर्वाइवल के लिए वहां पे एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये तो किसी पत्रकार को भी नहीं पता है। जब सरकारी रिलीज आ जाती है, प्रेस रिलीज, उससे मालूम पड़ जाता है।
कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मेरा तो मानना ऐसा है, जितनी ये पहाड़ों के बारे में मुझे जानकारी है, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं भूवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई पर्यावरणविद नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये मशीनों के जरिए नहीं निकाल पाएंगे। जितना ही मशीन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही मशीनें धंस जाएंगी उसके अंदर, उस और उतना ही ज्यादा काम जो है वो डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ये मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब हाथ से ही मलबा हटाया जाएगा। और उसमें जो एक्सपर्ट है जो वो कह रहे हैं कि 1 महीना लगेगा, तो वो सही कह रहे हैं, 1 महीना लगेगा। और देखिए उस दौरान में अब मजदूरों का भी देखिए मानसिक संतुलन भी बना रहे, उनकी मानसिक जो अवस्था है वो भी स्वस्थ बनी रहे, जिसकी कि मुझे आशंका है कि अंधेरी सुरंग में और जहाँ पल पल ये खतरा है। देखिए जो यहाँ पे धंस गई है एक सुरंग, तो क्या गारंटी है कि जिस जगह पे श्रमिक फंसे हुए हैं उसके ऊपर का हिस्सा नहीं धंस सकता? वो भी तो टनल के अंदर ही तो फंसे हुए हैं ना, तो वो हिस्सा भी धंस जाए अगर ईश्वर ना करे। तो उसमें सरकार को क्या है कि जल्दी करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सरकार की प्राथमिकता चुनाव जीतना थी पहले, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना था, वर्ल्ड कप जीतना क्रिकेट का ज्यादा उनको जरूरी नजर आ रहा था, इसलिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी 41 मजदूर हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सारे मजदूर जिंदा होंगे। सॉरी टू से दिस, बहुत भरे मन से कह रही हूँ, भारी मन है, बहुत चिंता है, क्योंकि जिनके परिवार के लोग हैं वो रोटी कमाने के लिए, आप देखिए उसमें उड़ीसा के श्रमिक है, बिहार के श्रमिक है, और शायद ईस्टर्न यूपी से भी श्रमिक है। इतने दूर दराज के इलाकों से जो लोग यहाँ रोजी रोटी कमाने, अपनी जान रिस्क में डाल के, इतने बड़े खतरे में डाल के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी जान के बारे में सरकारों को कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमें चिंता है वो सुरक्षित बाहर निकले और अपने घर वापस जाए, उनके पेयजन उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकारों का क्या है कि श्रमिक की जिंदगी तो एटलीस्ट बहुत ही सस्ती है, मर जाए तो ठीक है, बच गया तो ठीक है। अब हो सकता है किसी इवेंट का इंतजार हो कि भी श्रमिक निकाले खाएंगे, उसके लिए कोई इवेंट की तैयारी की जा रही हो, और जब वो इवेंट की तैयारी पूरी हो जाए तब श्रमिक बाहर आएंगे। ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि सुरक्षित बाहर आए। जी, लेकिन मीनू जी, यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने कहा है वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, और यहाँ वो इतना आसान भी नहीं है। और खुद जब अर्नल्ड बोल रहे हैं कि ये 1 महीने का काम है पूरा, क्योंकि ह्यूमन ड्रिलिंग किस तरह से की जाएगी, कैसे लोग अंदर जाएंगे इंटीरियर में, उसके बाद वो वापस भी आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर आपने इतनी मशीनें लगाई, सारी मशीनें फेल हो चुकी हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं ह्यूमन ड्रिलिंग होगी, वो भी क्या गारंटी है कि वो सफल हो जाएंगी? तो सिर्फ एक प्रयास है। देखिए जी, सिर्फ प्रयास है। इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। आप ये खतरनाक इलाके में और इतने फ्रेजाइल पहाड़ की जो ये माउंटेन रेंज है उस पे आप ये खुदाई कर रहे हैं, आपने ये टनल बनाई, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि देखिए एक जो दूरदर्शिता होती है, विजन क्या होता है, आप विजुअलाइज करते हैं कि भाई ये दिक्कतें आ सकती है। जो एस्केप रूट की बात आ रही है, अगर वो एस्केप रूट होता तो ये इसमें हमारे पास तो विदेशों से भी टीम बैठी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं अब सफल नहीं हो रही है इस पूरे इलाके को समझने के लिए, या फिर उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसी बात को बाहर नहीं निकाला जा रहा। देखिए वो जो इलाका है जीतू जी, मैं आपको बता देती हूँ, जो ये टनल बनाई गई, इससे केवल 1 घंटे जो यात्रा की जो दूरी है उसमें केवल 1 घंटे का फर्क पड़ने वाला था, केवल 1 घंटे कम हो जाती यात्रा की दूरी जी। तो उसके लिए आपने इतना पहाड़ का सीना छलनी कर दिया हिमालय का कि उसमें पहाड़ ने ही आखिर तौबा कर ली और वो दरक गया। तो अब वो दरका, तो ऐसे मौके पे दरका कि मजदूर अंदर रह गए, निकल नहीं पाए। उसमें कुछ मजदूर निकल गए थे, लेकिन कुछ मजदूर जो थे वो पीछे ही रह गए, और हो सकता है कि कुछ दबे भी हो उसके नीचे, मलबे के नीचे। तो आप विदेशी एक्सपर्ट को बुलाएं या देशी एक्सपर्ट को बुलाएं, आपने जो शुरुआत में जो गलती करती है उसको तो वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते ना विदेशी एक्सपर्ट। और मेरा जो मानना है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको मैनुअली ही कहा जाएगा, इसको मशीनों से आप, वो बहुत फ्रेजाइल पहाड़ है, बहुत नाजुक पहाड़ है, दरक जाएंगे। और हो सकता है जो आपकी करी कराई जो भी 4.5 किलोमीटर की सुरंग है वो पूरी की पूरी ही दरक जाए। तो उसमें और अब फिर अब सर्दियां आ रही है, बर्फबारी का भी मौसम है, पता चला इतनी बर्फबारी हुई कि सुरंग का मुहारा ही बंद हो गया है। तो आप बहुत बड़े खतरे का सामने जग है। हमारा तो ये मानना है कि इस ऑल वेदर रोड को तुरंत सस्पेंड किया जाए, बंद किया जाए। देखिए
ये ऑल वेदर जो ये चार धाम की यात्रा है, ये आज से नहीं हो रही है कि दो बिल्कुल, एक सवाल उठने लगे हैं मीनू जी कि ये जो जितना भी काम हो रहा है उनका सर्वे वाकई होना जरूरी है। जो इस पहाड़ के आसपास जितना भी इलाका आप ऑल वेदर रोड के तहत बना रहे हैं, टनल बनाएंगे या कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें तुरंत अभी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, उन्हें नहीं बनने देना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर सर्वे हो। आप जल्दबाजी में आनन फानन में इस तरह की रोड्स अगर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक काल बन जाएगी उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम करेंगे। मैम समझ आई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। वहीं गौतम अडानी ग्रुप की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि सिलक्यारा टनल के निर्माण से उसका कोई लेना देना नहीं है। उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा सुरंग को हैदराबाद की कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। उसमें अडानी समूह का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी तरह का निवेश नहीं हुआ है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कंपनी को बदनाम करने के उद्देश्य से खबर फैलाई गई है। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।